कोई मेरे दिल दा हाल न जाने। अनम तारिक। किस्त नंबर 5। ओह हेलो मिस्टर। असद इसका हाथ थामकर भाग रहा था जब वो इससे अपना हाथ छुड़वाकर इसे पुकारने लगी। हाँ बोलो। भागने की वजह से इनकी सांसें फूल रही थीं। तुम इन लोगों को लड़ता छोड़कर भाग आए हो। जानते हो हमारे यहाँ मैदान छोड़कर भाग जाने वालों को भिगोड़ा कहते हैं। वो घुटनों पर हाथ रख के थोड़ा सा झुककर उसको देखती हुई गहरे गहरे सांस भरकर बोली, व्हाट? असद को तो जैसे खुद को भिगोड़ा कहने पर 440 वॉट का झटका लगा था। तो क्या तुम भागे नहीं थे? सीने पर हाथ लपेटती आईब्रो उचकाकर बोली। इन सब बातों में वो कुछ देर के लिए हर टेंशन भूल गई थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। माहीन असद 2 कदम पीछे चल रही थी। मेरी बात सुनो, अगर मैं भी उन्हें मारने लगता तो यकीनन सब लोग किसी न किसी बात पर तुम्हारे बारे में बातें करते, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करे या फिर सोचे। असद की बात पर माहीन ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदम जकड़े गए हैं। असद खुद भी अपने लफ्जों पर हैरान हुआ। वो नहीं चाहता था, क्या वाकई वो नहीं चाहता था कि माहीन किसी की भी नजरों में आए या फिर कोई शख्स भी इसके बारे में कोई बात करे? असद ने खुद से सवाल किया और जवाब फौरन आया था, हाँ वो नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि असद माविया को माहीन से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत का इकरार करते हुए वो बिल्कुल शशतर रह गया। कितनी देर वो अपनी जगह से हिल नहीं सका था। कुछ देर बाद एकदम एहसास हुआ कि वो अकेला ही चल रहा है। इसने मुड़कर देखा तो माहीन उससे थोड़े फासले पर खड़ी नम आंखों से इसे ही देख रही थी। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? वो माहीन से चंद कदम के फासले पर खड़ा होकर अपनी पिछली बात का असर जायल करने की खातिर बोला, मगर इसकी बात सुनकर माहीन की रंगत सफेद पड़ गई। कल का दिन उसे एक बार फिर से याद आया था। मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, मेरा हाले दिल है छुपा हुआ। अनम, पहले तुम बताओ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? इसने उसी का सवाल उसी को लौटाया। वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। असद की नजरों से उसकी एक लम्हे के लिए सफेद पड़ती रंगत पोशीदा नहीं रही थी, लेकिन इसने फिलहाल इस बारे में ज्यादा इस्तफसार करना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो जॉगिंग करने आया था। इधर उधर नजरें दौड़ाता कन्हे उचकाकर बोला। मैं भी जॉगिंग करने ही आई थी। माहीन के जवाब पर असद ने इसे घूरा। इसने शॉल नुमा बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और पैरों में सैंडल पहन रखे थे। भागने की वजह से एक सैंडल का स्ट्रैप थोड़ा सा टूट गया था। मुझे देर हो रही है, घर पर मामा परेशान हो रही होंगी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। वो अचानक से तेज तेज कदम उठाने लगी। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। असद के अल्फाज इसके मुंह में ही थे जब वो सामने से आता रिक्शा रोक चुकी थी। असद को इसका रवैया अजीब लगा। वो वहीं खड़ा दूर जाते हुए रिक्शे को देख रहा था। ग्लास विंडो के सामने खड़ा वो बाहर बरसती बारिश की बूंदों पर नजरी जमाए हुए था। एक हाथ पैंट की जेब में डाला हुआ था और दूसरे हाथ में कॉफी का मग थामा हुआ था। मग में मौजूद कॉफी कब की ठंडी हो चुकी थी। वो कब से माहीन के आज के रवैये के बारे में सोच रहा था। जहन में बहुत से सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब सिर्फ माहीन ही दे सकती थी। माहीन की एकदम से बदलती रंगत, बातें करते करते अकेले दम से वहां से चले जाना, ये सब इसे उलझा रहा था। वो चेहरा शिनास नहीं था और ना ही उसे आंखें पढ़नी आती थीं, मगर जब इसने माहीन से पूछा था कि वो उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही है, तब असद को यूं महसूस हुआ जैसे वो इसे कुछ बताना चाह रही हो, मगर किसी डर और खौफ के वजह से इसने कुछ नहीं कहा, या फिर शायद उसने इसे एतबार के काबिल नहीं समझा था। एक बात तो तय है, कोई भी वजह हो, मैं इस वजह तक बहुत जल्द पहुँच जाऊंगा, असद ने खुद से अहद किया। असद का फोन बजने लगा तो वो चौंक गया। फार्म हाउस से कॉल थी। दूसरी तरफ से जो कहा गया था उसे सुनकर इसकी पेशानी की रगें उभरीं। फोन बंद करके इसने खान का नंबर मिलाया तो इसका फोन बंद था। वो गाड़ी की चाबियां उठाता बरसती बारिश की परवाह किए बगैर अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। रेस ड्राइविंग करता वो अगले 45 मिनट के अंदर अंदर फार्म हाउस पहुंच चुका था। गाड़ी से निकल के अंदर दाखिल होने तक पूरी तरह से भीग चुका था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर कुछ यूं था कि एक अधेड़ उम्र शख्स सोफे पर बेसुध पड़ा था और एक अधेड़ उम्र खातून पास बैठी मुंह में कुछ पढ़ रही थी। चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी।
जबकि एक लड़की घुटनों के बल बैठी अधेड़ उम्र शख्स के सर पर पट्टी करने की कोशिश कर रही थी। लड़की के पास ही एक घुंघरियाले बालों और बड़ी बड़ी आंखों वाली छोटी सी क्यूट सी बच्ची खड़ी थी, जो गौर से उस लड़की को पट्टी करते हुए देख रही थी। पुत्र, वेखते सही कितना गहरा जख्म है, कितनी देर हो गई है, खून नहीं रुकिया। बेटा देखो तो कितना गहरा जख्म है, कितनी देर हो गई है, खून नहीं रुक रहा। अधेड़ उम्र खातून असद को देखते ही जल्दी से उसके पास आईं। उनके लहजे में आंसुओं की आमेजिश थी। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ, असद ने इसे तसल्ली दी। भाभी आप हटें, मैं देखता हूँ। असद के कहने पर वो लड़की इस बात में सर हिलाती उठ गई तो वो बैठकर पट्टी करने लगा। चाचा जी आप क्यों गए थे इस कमरे में? उनके पट्टी करने के बाद वो इन्हें सीधा बैठाता हुआ बोला, पुत्र सवेरे ते कमरे दे अंदर बंद सी, मैं कया खाना दे दा, मैनू की पता सी कि ओ खुदा दे बंदे मैनू ही कुटन लग जाएंगे। वो बात करते करते हाँप गए थे। शेरू कहाँ है? असद ने उनके बेटे के बारे में इस्तफसार किया। ये फैमिली फार्म हाउस की देखभाल के लिए यहाँ पर ही रहती थी। वीरे वो शहर गए हुए हैं, लड़की बोली। वो चाचा की बहू थी, वो दोनों भाग गए हैं। असद ने सवाल किया। नहीं पुत्र, मैं दरवाजा बंद कर देता सी, चाचा निढाल से बोले। असद सर हिलाता एक कमरे में चला गया, मगर वो अपना मुंह कपड़े से कवर करना नहीं भूला था। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था। इसने वो दरवाजा खोला तो अंदर मौजूद लड़के ने उस पर वार किया, जिसका असद ने भरपूर जवाब दिया था। ये वही लड़के थे जो सुबह माहीन का पीछा कर रहे थे। असद ने एक लड़के के पेट में किक मारी तो वो औंधे मुंह नीचे गिरा, जबकि दूसरे के घुटने पर किक मारी तो वो घुटनों के बल गिरा। लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? और एक लड़के को बालों से पकड़कर वो दबी दबी आवाज में गर्राया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आ आ आ। वो लड़का इसे धमकाने लगा जब असद ने उसका मुंह फर्श पर पटका। इसके बाल असद के हाथ में थे, जिनकी मदद से इसने इसका मुंह फर्श पर पटका था। इस लड़के की थोड़ी फट गई थी, जिसमें से तेजी से खून बहने लगा था। बताओ या फिर? असद ने हाथ का मुक्का बनाकर उसे दिखाया, जब दूसरा लड़का चिल्ला उठा, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, इसे कुछ मत कहो। वो लड़का बहुत जब्त से बोला। असद इसके तासुरात देखकर चौंक गया। लड़का बमुश्किल दीवार से टेक लगाकर बैठा था, जबकि दूसरा लड़का बेहोश हो गया था। थोड़ी से खून मुसलसल बह रहा था। मैं एक शर्त पर बताऊंगा। बेहोश पड़े लड़के पर नजरें जनाए बोला, शर्त बताओ। असद को इसकी बात नागवार लगी। वो तने नुकोश के साथ बोला, सबसे पहले किसी डॉक्टर से इसकी पट्टी करवाओगे और दूसरा हमें जाने दोगे। वो सुर्ख आंखें लिए बोला। असद अपनी हैरत दबा गया। इस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था कि असद ने मैकेनिकल अंदाज में असबात में सर हिलाया। डॉक्टर असफर, इसने हमें लड़की का पीछा करने का कहा था। वो एक शैतान सिफत इंसान है, गरीब और बेबस लोगों को जॉब के लालच में अपने हॉस्पिटल बुलाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाता है। वो लड़का बहुत गर्व से बोल रहा था। क्या मतलब, कैसे काम लेता है? असद पुरसोच अंदाज में बोला। इसे लड़के की बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। वो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे भाई को डॉक्टर के पास ले जाओ, वो मर जाएगा। वो एकदम से चिल्लाया। असद दरवाजा खोला छोड़कर बाहर गया और फर्स्ट एड किट लेकर वापस आया। वो दोनों लड़के उसी पोजीशन में थे। तुम अब इसकी बात नहीं मानोगे, असद जख्म साफ करता हुक्मी अंदाज में बोला। वो लड़का खामोश हो गया। असद ने इन लड़कों को खुद उनके घर ड्रॉप किया। साजिद, मैंने तुम्हें 2 लड़कों की तस्वीरें भेजी हैं, इन लड़कों पर नजर रखो। फोन पर किसी को हिदायत देकर उसने फोन बंद कर दिया। डॉक्टर असफर, जेरे लब दोहराता वो खान का नंबर मिला रहा था। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए थे उसने घर से कदम बाहर नहीं निकाला था। उस दिन घर आने के बाद मामा और ज़ैनब को हजारों दलीलें देकर मुतमईन किया था। डॉक्टर असफर की धमकियां उसे मैसेज की सूरत मौसूल होती रहती थीं। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती। मामा के पूछने पर उसने उन्हें टाल दिया था। इस दिन के वाक़े को सोचकर उसने झुरझुरी ली। इस दिन अगर असद वहाँ ना आता तो क्या होता, ये सोच ही उसे कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। जाने क्यों उसका दिल चाहता था कि सारी बात जाकर असद को बता दे। अपनी बेबसी, बचपन से लेकर अब तक सहा गया हर दुख, हर गम। फिर ख्याल आता कि वो उसका लगता कौन है, बहुत अपना लगता है। उसके अंदर से आवाज आई थी, शायद दिल की आवाज थी। लगने में और होने में बहुत फर्क है। बौखलाकर फौरन अपने अंदर की आवाज को दबाया था। मेरी बात सुनो, अगर मैं भी इन्हें मारने लगता तो यकीनन सब लोग किसी न किसी बात पर तुम्हारे बारे में बातें करते, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करे या फिर सोचे। उसकी आवाज कानों में गूंजी। इसे क्यों फिक्र हो रही थी मेरी?
वो क्यों नहीं चाहता था कि कोई शख्स भरे बाजार में मेरी जात को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाए। इसके बारे में सोचती वो हर खौफ को पस पुश्त डाल चुकी थी। सब कुछ फजूल सोच रही हूँ, ऐसे ही कह दिया होगा, मुझे इम्प्रेस करने के लिए खुद को डपटा। इसे क्या जरूरत पड़ी है मुझे इम्प्रेस करने की? हो सकता है वो वाकई ही सच कह रहा हो। वो खुद से उलझने लगी थी। अगर सच भी कह रहा हो तो मेरा असल जानने के बाद यही कहेगा कि मजाक में कहा था। वो एक नजर घर पर डालती बददिल हुई, सर झटक कर उठी और अपनी किताबें लेकर बैठ गई, हाथ में पेन थामे सोचों में गुम। वो क्या लिख रही थी उसे खुद भी मालूम नहीं था। माही, ज़ैनब जो उसे कुछ कहने आई थी, उसे इतना मडन देखकर ठिठक गई और आगे बढ़कर उसके हाथ से रजिस्टर थाम लिया जिस पर वो लिख रही थी। रजिस्टर पर एक नज्म लिखी थी। वो चौंक गई। शायरी और वो भी माहीन करे, ये बात ही चौंकाने वाली थी। पर्वत पर, कोहेसारों पर, पलक पर, सितारों पर, दरिया के बहते धारों पर, शबनम पर, आशियानों पर लिखा तुम्हारा नाम हो और तुम्हारा साथ हो। ज़ैनब ने रुक कर माहीन को देखा, बल्कि गौरा जो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। साहिलों का शोर हो, जिंदगी की दौड़ हो, आसियों की आस हो और तुम्हारा साथ हो। फिर चमन आबाद हो, न ख्वाहिशों की राख हो, न डर का नामो निशान हो, न जिंदगी बेज़बान हो, बस एक तुम्हारा साथ हो। खुशियों की सौगात हो, ना अंधेरी रात हो, हाथों में हाथ हो, बस एक तुम्हारा साथ हो। एक बार, 2 बार, 3 बार, ना जाने उसने कितनी बार इस नज्म को पढ़ा था। क्या मसला है? माहीन उसे ऐसे ही खड़ा देखकर चिढ़ गई और उसके हाथ से रजिस्टर खींच लिया। रजिस्टर पर नजर पड़ते ही वो हैरान रह गई थी। ज़ैनब को देखा जो जांचती नजरों से उसे देख रही थी। माहीन ने उससे नजरें चुराईं और उठकर बाहर जाने लगी। माही, वो दरवाजे के करीब पहुंची थी जब ज़ैनब ने उसे पुकारा। वो रुककर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है? ज़ैनब का सवाल इतना गैर मुतवक्के और गैर यकीनी था कि वो भौंचक्का रह गई। कई पल वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। ज़ैनब को डपटा कर वो बाहर आ गई, मगर ये और बात थी कि उसका दिल धक धक कर रहा था। जिस बात का एतराफ करने से वो खुद भी डर रही थी, वो बात ज़ैनब कितनी आसानी से कह गई थी। उसने कितनी आसानी से माहीन के दिल का राज पा लिया था। यार ज़ैनब, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो। कभी तो किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर इधर उधर भी झांक लिया करो। वो घास पर बैठी किताबों में सर दिए बैठी जब उसकी दोस्तें वहाँ आ पहुँची और हस्बे आदत उसके हाथ से किताब लेकर उसका दिमाग चाटने लगीं। किताबों में घुसने के लिए ही यूनिवर्सिटी आती हूँ, इधर उधर की दुनिया में झांकने के लिए नहीं आती, और ये इधर उधर की दुनिया तुम लोगों को नसीब हो। हस्बे आदत वो जल भुन गई और उनके हाथों से अपनी किताब झपटे वाले अंदाज में वापस ली और फिर से किताब में गुम हो गई। यार वो देखो कितना हैंडसम बंदा है, राबी ने उसे झंझोड़ कर कहा तो ज़ैनब ने उसे काट खाने वाली नजरों से होरा और दोबारा से किताब पर नजरें जमाने से पहले गैर इरादी तौर पर उसकी निगाह उठाई तो एकदम से चौंक गई। इसने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा था। कहाँ? चौधरी पैलेस। चंद लम्हों बाद वो उसे पहचान गई थी। खान, हाँ, इसे नाम से पुकारा था इसे असद भाई ने। किताब बंद करके वो तेजी उठी और उसकी तरफ बढ़ी। सुनो सुनो, एक्सक्यूज मी, ओ हेलो मिस्टर, तुमसे बात कर रही हूँ। फोन पर मसरूफ वो तेजी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा था जब ज़ैनब तकरीबन दौड़ते हुए उस तक आई थी। जी फरमाइए, वो नागवारी से बोला। ये मुझे समझ क्या रहा है? इसकी नागवारी भांप कर ज़ैनब ने दांत पीसे। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मुझे सिर्फ भाई का कांटेक्ट नंबर चाहिए, अगर दे दो तो बहुत मेहरबानी। वो रूखे लहजे में बोली। कौन से भाई का नंबर? खान मोबाइल से नजरें हटाकर हैरत से उसे देखने लगा। असद भाई का। कुछ देर उसे गुस्से से घूरने के बाद वो चिढ़कर बोली तो खान ने उसे नासमझी से देखा। आप? वो उसे अब पहचाना था, इसलिए मजीद हैरान हुआ। अगर मैं आपको उनका नंबर ना दूं तो? अब वो उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखता पुरसुकून लहजे में बोला। तो ना दो, मर नहीं जाऊंगी मैं कहीं और से ले लूंगी उनका नंबर। दिमाग खराब था मेरा जो तुमसे लेने आ गई। वो भन्नाती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई। जाने कौन सी बात उसे गुस्सा दिला रही। खान हैरत से मुंह खोले उसे जाता हुआ देखने लगा, फिर सर झटक कर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता चला गया। खान, तुम ये बायोडेटा अच्छी तरह से देख लो। वो स्टडी टेबल पर झुका सामने रखे लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। लैपटॉप का रुख खान की तरफ करता हुआ बोला। गांव फोन करने पर उसे मालूम हुआ था कि खान इस्लामाबाद में है।
असद ने फोन करके उसे अपने अपार्टमेंट पर बुलाया था। खान का इस्लामाबाद में होते हुए भी असद से ना मिलना उसे तेज दिला दिया था। उसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई करने के बाद उसने डॉक्टर असफर वाला सारा किस्सा उससे शेयर किया था और अब डॉक्टर असफर के बारे में अब तक अपनी जमा की गई इन्फॉर्मेशन उसे दिखा रहा था। सर, मेरे ख्याल में ये काम काफी संगीन नोयत का है। ये हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े क्रिमिनल इस खेल में शामिल हैं। सारी मालूमात का मुआयना करने के बाद वो संजीदगी से बोला, तुम क्या चाहते हो? असद अब स्टडी से बाहर आकर सोफे पर बैठ चुका था। खान भी लैपटॉप उठाए उसके पीछे ही आ गया था। हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो लैपटॉप पर नजरें जमाए असद के रूबरू बैठ गया था। मेरा एक दोस्त पुलिस में है, उससे आज शाम को इस बारे में बात करने का इरादा रखता हूँ। असद पुरसुकून अंदाज में बोला। काफी देर उसी मामले पर बात करते रहने के बाद वो उठ खड़ा हुआ था। सर, तुम ये सर का दम छल्ला साथ लगाना मत भूला करो। खान कुछ कहने वाला था जब असद ने नागवारी से उसे टोक दिया। सर कहने पर भी आपको एतराज है और साहिब जी कहने पर भी एतराज है। चौधरी पैलेस में सब मुलाजिम ही साहिब जी करके बुलाते थे, जिससे असद को चिढ़ थी। खसूसन खान के साहिब बुलाने पर वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था, जिस वजह से खान ने उसे सर बुलाना शुरू कर दिया था। अब उसे इसका सर कहना भी बुरा लगने लगा था। बस, तुम आज के बाद मुझे सर नहीं कहोगे, असद कतियत से बोला। ठीक है, मैं आज के बाद आपको साहिब जी कहा करूँगा। खान शरारत से बोला, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। असद चिढ़ गया। ओके ओके ओके, आज से मैं आपको लाला कहूँगा। इसे चिढ़ते हुए देखकर खान ने हाथ खड़े किए। हाँ, ये ठीक है। वो फौरन ही ढीला पड़ा। खान वहाँ से निकलने लगा था जब अचानक से कोई बात याद आने पर तेजी से पलटा। क्या हुआ, खैरियत है? उसे वापस पलटे देखकर असद ने सवाल किया। उसके हाथ में किताब थी जो वो खान के आने से पहले पढ़ रहा था। आपको याद है, कुछ दिनों पहले 2 लड़कियां गांव आई थीं, जिनमें से एक लड़की रास्ता भी भटक गई थी। खान अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। हाँ, क्या हुआ है उसे? वो एकदम से पूरी तरह से खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके अंदाज में महसूस की जाने वाली बेचैनी थी। खान इसके अंदाज पर बेतहाशा चौंका था, फिर अपनी हैरत छुपाते हुए गोया हुआ। उसकी जो बहन थी वो मुझे मिली थी। अब के खान ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। उसे असद की ये बेचैनी अंदर ही अंदर मजा दे रही थी। वो कुछ हद तक मामला समझ गया था। क्या कह रही थी? उसे खान का बात बीच में छोड़ना बदमजा कर रहा था। वो आपका कांटेक्ट नंबर मांग रही थी। मैंने नहीं दिया, सोचा आपसे पूछ कर दूंगा। अब कि वो संजीदगी से बोला, अब तुम्हें वो कहाँ से मिलेगी? सीने पर हाथ लपेटा वो सख्ती से पूछ रहा था। उसे इस वक्त खान पर शदीद गुस्सा आया था, जिसने अच्छा भला हाथ आया मौका गवा दिया था। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसे इत्मीनान दिलाने के बाद वो पलटने ही लगा था, फिर से रुक गया। असद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, बल्कि घूरा था। एक बात आपको बता दूं, वो लड़की गांव में जितनी कम गो और संजीदा लग रही थी, उतनी ही पटाखा है। खान ने कहते हुए उसे अपने और ज़ैनब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी आगाह कर रहा था, जिसे सुनकर असद मुस्कुराने लगा। तुम याद से उसे नंबर दे देना। असद ने उसे याद दहानी करवाई। ये बेचैनियां यूं बेसबब नहीं, कोई बस चुका है इस दिल में यार। खान ने शरारत से मुस्कुराते बड़े अंदाज से शेर पढ़ा तो इतनी जल्दी अपने दिल का राज उसके सामने खुल जाने पर वो खफीफ सा मुस्कुरा दिया। ये खान और शाहजीन ही थे जो उसे वक्त बेवक्त मुस्कुराने पर मजबूर करते थे, वरना उसकी अब तक की जिंदगी बहुत रोखी फीकी गुजरी थी। माँ बाप की बात बेबात होने वाली तल्ख कलामी की वजह से वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता था। अपने घर के माहौल को सोचता वो एक बार फिर से कढ़ने लगा। रिस्ट वॉच पर टाइम देखता वो अपनी तमाम सोचों को झटक कर फ्रेश होने चल दिया। जी तो दोस्तों, आपने 5वां एपिसोड सुन लिया। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। आपको कहानी कैसी लग रही है और आगे कहानी में क्या होने वाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपके कमेंट की। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। हाँ, एक बात भूल गई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी कहानी से मजा ले सके। शुक्रिया।